नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मि के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त। भाषा विज्ञान आजकल हम पढ़ रहे हैं और भाषा विज्ञान नेट के सिलेबस में कोड 25 का सिलेबस जो है कवर हम कर रहे हैं। उसमें जो आज का अगला टॉपिक है हमारा वो है वाक्य का लक्षण और उसके भेद। ठीक है, अब वाक्य आप जानते हैं, वाक्य का एक अगर हम सबसे सरलतम इसकी परिभाषा को अगर जानने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सार्थक एवं सापेक्ष पद समूह वाक्य कहलाता है। और भी सरल करें तो शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है जिससे हमें एक अर्थ की प्रतीति हो। ठीक है, ऐसे शब्दों का समूह जिससे हमें एक अर्थ की प्रतीति होती है वो वाक्य कहलाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ, ये इसमें मैं घर जाता हूँ ये 4 शब्द हैं। इन शब्दों का समूह एक वाक्य अर्थ की प्रतीति करा रही वाक्य है। ये सामान्य अर्थ है, सामान्य परिभाषा है। लेकिन इस परिभाषा में कई दोष हैं और इन्हीं दोषों का निवारण के लिए अनेक काव्य शास्त्रियों ने, भाषा शास्त्रियों ने, शब्द विज्ञान को जानने वाले शास्त्रियों ने उसके अनेकों परिभाषाएं दी हैं और उन्हीं परिभाषाओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पतंजलि ने महाभाष्य में इसकी पहले, क्योंकि महाभाष्य जो है वो व्याकरण का एक ग्रंथ है। ठीक है, महाभाष्य जो है पाणिनि के सूत्रों पर लिखा गया भाष्य है। उसमें उन्होंने वाक्य की कई परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक तिंग वाक्यम, अब तिंग बोलते हैं क्रियापदों को। तिंग प्रत्यय हैं जिनको जोड़कर क्रियापद बनते हैं। तो एक जिसमें एक तिंग हो मतलब एक क्रियापद हो वाक्य है। कई ऐसे लक्षण दिए हैं। आख्यातम साव्यय कारक विशेषण वाक्यम। ठीक है, अव्यय के साथ कारक और विशेषणों से युक्त जो आख्यात मानी क्रिया होती है उसे वाक्य कहते हैं। या फिर सक्रिया विशेषणम च, क्रिया के साथ विशेषण आदि जब हो तो उसमें वो वाक्य कहलाता है। आख्यातम सविशेषकम, सविशेषणम, विशेषणों के साथ आख्यात माने क्रियापद वाक्य कहलाता है। ठीक है, और कई इस तरह के लक्षण दिए। मीमांसा सूत्र में कहा गया अर्थैकत्वादेकम वाक्यम साकांक्षम चेत विभागो स्यात्। वात्स्ययन ने कहा पद समूहो वाक्यम अर्थ समाप्तो। ठीक है, बहुत सामान्य संस्कृत है। पद समूह मतलब पदों का समूह, अर्थ की समाप्ति हो जाए जब अर्थ का ज्ञान वो हमें करा दे। अर्थ का ज्ञान कराकर पदों का समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। शब्द शक्ति प्रकाशिका में कहा गया है मिथः साकांक्ष शब्दस्य व्यूहो वाक्यम। व्यूह मतलब वही समूह ही हो गया एक तरह से। साकांक्ष मतलब परस्पर आकांक्षा युक्त शब्दों का समूह। साहित्य दर्पणकार ने इसकी एक परिभाषा दी और वह परिभाषा सर्वमान्य एक तरह से हुई और लगभग सभी जगह यही परिभाषा दी जाती है। साहित्य दर्पण की द्वितीय परिच्छेद में जब शब्द शक्तियों का वर्णन आता है, वाक्य का वर्णन आता है, तो वहाँ पर जो है इसकी परिभाषा उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है वाक्यम स्याद् योग्यता कांक्षा सत्ययुक्त है पदोच्च है। तो इस परिभाषा को अगर आप समझ गए तो अब वाक्य की एक सही परिभाषा और एक निर्दोष लक्षण से युक्त जो एक परिभाषा हो सकती है, वाक्य का लक्षण जो हो सकता है वह हम जान लेंगे। तो इसका लक्षण है, आप याद भी कर लीजिएगा इसको, साथ साथ आप नोट्स भी बना लीजिएगा। वाक्यम स्याद् योग्यता कांक्षा सत्ययुक्त है पदोच्चय है। अब इसमें कई चीज़ें आई हैं। एक तो शब्द है पदोच्चय। पदोच्चय का मतलब पदों का समूह। पदों का समूह वाक्यम स्यात् वाक्य कहलाता है। ठीक है, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन वो पदों का समूह कैसा हो तो योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त है। ठीक है, योग्यता एक चीज़ है, आकांक्षा दूसरी चीज़ है और आसक्ति, इन 3 चीज़ों से युक्त हो। तो योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। ये इसका अन्वय हुआ, ये इसकी एक परिभाषा बन गई। अब प्रश्न उठता है कि योग्यता क्या होती है, आकांक्षा क्या है, सन्निधि क्या है, मतलब आसक्ति क्या है। आसक्ति और सन्निधि एक ही बात है। तो उन्होंने कहा कि योग्यता मतलब पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भावः। पदार्थानाम, पद का अर्थ है पदार्थ। किस पद माने शब्द, किसी भी शब्द का अर्थ जब हम कहते हैं तो वो पदार्थ कहलाता है। तो पद जब अपने अर्थ को, जब पदों ने अपने अपने अर्थ को बता दिया, बहुत सारे पदों का समूह है क्योंकि पदोच्चय वाक्य हम कह रहे हैं। जब पदों ने अपने अर्थ को बता दिया तो उनका जब हम अन्वय करेंगे तो अन्वय करने में परस्पर संबंध बैठ जाए, उन पदों में परस्पर संबंध बैठे। ठीक है, अगर वह संबंध नहीं व्याप्त हो रहा है उनमें तो फिर इसका मतलब इस पद के समूह में जो संबंध हमें बिठाना है उनमें योग्यता नहीं है संबंध बैठाने की, आपस में संबंध रखने की योग्यता नहीं है। संबंध कैसा हो सकता है? संबंध कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, समवायी संबंध होता है और एक सामान्य संबंध होता है। तो संबंध का मतलब आपस में उनका साथ में आना और एक अर्थ की प्रतीति कराना, वही वाक्य कहलाएगा। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो
वह वाक्य नहीं कहलाएगा, उसमें योग्यता विरह है, योग्यता नहीं है। अब जैसे हमने बोला भाई पदों का समूह वाक्य कहलाता है, आपने बोल दिया अच्छा तो वह्निना सिंचति, ये भी दो पद हैं और ये भी इनका एक अर्थ निकल रहा है। वह्नि का मतलब क्या है, आग, और सिंचति माने सींचता है, तो आग से सींचता है। अब यहाँ पर ये आपने एक वाक्य तो बोल दिया, तो क्या यह वाक्य कहलाएगा? क्या यह पद समूह जो एक अर्थ की प्रतीति करा रहा है कि आग से सींचता है, क्या यह वाक्य कहलाया जाएगा, वाक्य की कोटि में इसको रखा जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, यह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। ठीक है, योग्यता का मतलब वही परस्पर संबंध रखने की योग्यता। सिंचति माने सींचना। अब सींचने से संबंध जो हो सकता है वो आग का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आग सींचने का कार्य नहीं करती है, आग जलाने का कार्य करती है, सींचना पानी का कार्य है। तो आग से कभी भी किसी चीज़ को सींचा नहीं जाता है, इसलिए परस्पर इनमें संबंध नहीं बन रहा है। और ये संबंध का नहीं बनना ही है योग्यता का अभाव, और योग्यता के अभाव में परस्पर पदों का समूह होने के बावजूद यह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। अगर योग्यता नहीं होती तो वह्निना सिंचति भी वाक्य बन जाता, और इस तरह से अवाक्य भी वाक्य बनने लगते, जो वाक्य नहीं है, अनर्थों की प्रतीति होने लगती। इसलिए योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब क्या है? प्रतीति पर्यवसान विरह है। जो प्रतीति होती है, पदों ने अपने अर्थ को बता दिया, परस्पर अन्वय भी हमने कर लिया, लेकिन अब उस अर्थ की प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? जिस अर्थ को जानकर हमें प्रवृत्त होना है, ठीक है, जिस वाक्य से जिस अर्थ की प्रतीति हमें होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है? उस प्रतीति का पर्यवसान क्यों नहीं हो रहा है? पर्यवसान मतलब उस प्रतीति का अंत क्यों नहीं हो रहा है? उस जिज्ञासा की समाप्ति क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, पदों का समूह आपने प्रयोग कर लिया, उसका परस्पर अन्वय भी कर दिया, अर्थ भी बताने लग रहा है वो, लेकिन वो जिज्ञासा की शांति क्यों नहीं हो रही है? क्यों? तो प्रतीति का पर्यवसान विरह हो, जब प्रतीति की समाप्ति का अभाव जब हो, वाक्य से जिस अर्थ की प्रतीति किसकी? अर्थ की। वाक्य से जिस अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए थी, वह प्रतीति क्यों नहीं हो रही है? उस प्रतीति का अभाव क्यों है? तो प्रतीति पर्यवसान विरह जब होगा तो इसका मतलब वह वाक्य, वह पद समूह आकांक्षा से हीन है, उसमें आकांक्षा नहीं है। तो आकांक्षा होनी चाहिए, और वह आकांक्षा क्या है? सच श्रोतुर जिज्ञासा रूप है। श्रोता जो है, मैंने एक वाक्य बोला, और सुनने वाला जो है, क्योंकि मैं वाक्य का प्रयोग अकेले तो अपने लिए करूँगा नहीं, किसी को बोलने के लिए ही मैं कोई वाक्य बोलूँगा, किसी अपने भावों को प्रकट करने के लिए ही कोई वाक्य बोलूँगा। तो श्रोतुर जिज्ञासा रूप है, जो सुनने वाला है उसकी जिज्ञासा के रूप में होती है आकांक्षा, और जब वो आकांक्षा नहीं होगी तो इसका मतलब तुम्हारा वाक्य जो है वह आकांक्षा से विरह है, और आकांक्षा नहीं होने के कारण वह पद समूह वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। अब क्या होती है आकांक्षा? जैसे आपने एक आदमी को बुलाया, अरे सुनो सुनो सुनो, गाय, हाथी, घोड़ा और बैल। आप इतना बोल के चुप हो गए। अब वो आदमी आपकी शक्ल देखेगा और आप उसकी शक्ल देखेंगे। हाँ, वो बोलेगा हाँ तो क्या कहना चाहते हो? आपने कहा कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ, गाय, हाथी, घोड़ा और बैल। तो इससे क्या आप क्या समझे इससे? गाय, हाथी, घोड़ा और बैल क्या है? मैं इसका आगे मुझे कुछ तो बताओ, इनका क्या करना है? लाना है या इनको लेके जाना है, या ये यहाँ पर हैं ये बताना है, कहाँ है ये बताना है, क्या? इसका मतलब आपकी जिज्ञासा की शांति नहीं हुई, आपको पदों के समूह से जो इस अर्थ की प्रतीति होनी थी वो नहीं हुई। इसका मतलब इसमें आकांक्षा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पदों इस आकांक्षा की शांति कैसे होगी? आपने बोला गाय, हाथी, घोड़ा, बैल लाओ। अब लाओ बोलते ही समाप्त हो गई, जो है प्रतीति हो गई आपको अर्थ की। आप दौड़ कर जाएंगे, लेकर आ जाएंगे, वो आदमी दौड़ कर जाएगा, लेकर आ जाएगा। लेकिन खाली पदों का समूह अगर उसमें आकांक्षा नहीं होगी तो वो वाक्य नहीं कहलाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने बोला शिक्षक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे, आपने कहा सर एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बोलो। आपने बोला सर कॉपी, किताब, पेन और पेंसिल। अब क्या होगा? पिटाई होगी इसके बाद। खाली इतना बोलने से क्या होगा? आकांक्षा की समाप्ति नहीं हो रही है, आकांक्षा का मतलब प्रतीति का पर्यवसान नहीं हो रहा है। आकांक्षा होनी चाहिए, जिज्ञासा की समाप्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए आकांक्षा से युक्त वाक्य होना चाहिए। समझ गए? तीसरा है आसक्ति। आसक्ति का मतलब है बुद्धि का अविच्छेद। बुद्धि का अविच्छेद का मतलब, आपने सुबह बोला, मैं सुबह जैसे ही, मतलब आप और दो लड़के हैं, एक ने कहा, रूममेट हैं, फर्स्ट ने कहा सेकंड को, सुबह उठते ही बोला सुनो, और फिर शाम को बोल रहा है तुम क्या कि मैं आज जा रहा हूँ। ठीक है, या फिर सुबह उसने बोला पानी और शाम को बोला लाओ।
ठीक है, ये उदाहरण ले लीजिए। सुबह उठते ही बोला पानी, और दिन भर कुछ नहीं बोला फिर, और शाम को बोला, या 1 घंटे 2 घंटे बाद बोला लाओ। अब 2 घंटे बाद वो सोचेगा लाओ क्या लाओ, और सुबह सुबह वो सोचेगा पानी, मतलब क्या पानी लाना है, पानी नहाने के लिए। तो इसका मतलब अलग अलग समय में आज कोई शब्द बोल दिया, फिर उसका अगला शब्द मैं कल बोल रहा हूँ, तो इससे जो है अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, बुद्धि का अविच्छेद होगा। बुद्धि में विच्छेद नहीं होना चाहिए, बुद्धि का विच्छेद ही आ सकती है, बुद्धि में विच्छेद नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुद्धि में विच्छेद नहीं होना चाहिए, बुद्धि का अविच्छेद होगा तो ही वह वाक्य, वह पदों का समूह आसक्ति से युक्त माना जाएगा। तो आसक्ति से युक्त होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग समय में हमें पदों का उच्चारण करके वाक्यार्थ प्रतीति नहीं होती है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो वाक्य जो है वो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त होना चाहिए। ठीक है, या आसक्ति से युक्त होना चाहिए। आसक्ति का मतलब समझ गए, अलग अलग समय में हमें पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे वाक्य की प्रतीति नहीं होगी। जैसे मैंने सुबह बोला पानी और शाम को बोला लाओ, तो इससे सुनने वाले को अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। वो भूल जाएगा कि सुबह आपने क्या बोला था, शाम को आप इस समय क्या बोलना चाहते हो। तो हमें एक साथ अविलंबेन बोलना पड़ेगा, बिना विलंब के एक साथ पदों को रखना पड़ेगा। पानी लाओ इस तरह से, तब जाके वह वाक्य माना जाएगा, उसमें आसक्ति है, तब जाके उससे अर्थ की प्रतीति होगी। ठीक है, तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त जो पदों का समूह होगा वो वाक्य कहलाया जाएगा। इसके अलावा भर्तृहरि जो है एक विद्वान है, व्याकरणी है, उन्होंने भी वाक्यपदीयम नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने वाक्य की कई परिभाषाएं दी हैं। वो कहते हैं क्रियापद ही वाक्य है, क्रिया से युक्त कारकादि समूह ही वाक्य है, क्रिया एवं कारकादि समूह में रहने वाली जाति वाक्य है, क्रियादि समूहगत एक अखंड शब्द या स्फोट जो है वह वाक्य है, क्रिया आदि पदों का क्रम विशेष जो है वह वाक्य है, अन्वय विशेष वाक्य है, क्रिया आदि का बुद्धिगत समन्वय ही वाक्य है। ठीक है, साकांक्ष प्रथम पद, आकांक्षा से युक्त प्रथम पद ही वाक्य है। साकांक्ष पृथक पृथक सभी पद जो हैं वो वाक्य कहलाते हैं। या फिर क्रिया से रहित भी एक शब्द, अगर संज्ञा शब्द आपने बोल दिया वह वाक्य कहलाएगा। जैसे आपने बोला आप घर गए और आपने कहा खाना, बस आपने इतना ही बोला, और इतने में मम्मी गई और खाना लेके आ गई, या जो भी साथ में रहते हैं वो खाना लेकर आ गए। ठीक है, तो आपने सिर्फ खाना बोला। ठीक है, वो, या फिर आपने बोला अब लिखते लिखते आपका पेन ख़त्म हो गया, तो आपके बगल में जो दूसरा सहपाठी पढ़ रहा था, आपने कहा पेन, तो उसने आपको पेन दे दिया। ठीक है, तो इससे एक शब्द से भी अर्थ की प्रतीति कभी हो जाती है, तो वह भी वाक्य कहलाता है। ये महाभाष्य में कहा गया है, और ये परिभाषाएं जो है वाक्यपदीम में दी गई हैं। तो वाक्य के लक्षण को हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आपको वाक्य का अर्थ बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब जो है हम वाक्य के भेदों को समझते हैं कि वाक्य के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, और इस तरह से फिर इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो वाक्य को हम अनेक भेदों में बांट सकते हैं, अनेक प्रकार इसके होते हैं। फटाफट सबको समझेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस भेद देखने में ऐसे लग रहे हैं इतने ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल हैं, और आप सब इनका प्रयोग बार बार करते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए आकृति मूलक भेद। आकृति मूलक भेद उसी पर आधारित है जो आकृति मूलक वर्गीकरण हमने भाषाओं का किया था। इसके 4 प्रकार हो सकते हैं: अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। अयोगात्मक का मतलब जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकृति होगी, जैसे भवति शब्द है तो भू धातु, भू इसकी प्रकृति है, और ति प्रत्यय जो इसमें लगा हुआ है, तो प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो अयोगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़े हुए हैं और उनको अलग करना थोड़ा कठिन है। ठीक है, जैसे मैं बोला रामेण, अगर मैं बोलता हूँ, बालकेन बोलता हूँ, तो इसमें प्रकृति है राम और प्रत्यय है टा। ठीक है, तृतीया का, लेकिन आपको कैसे पता है, इसमें तो एन दिख रहा है ना। तो श्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक लगभग सेम ही हैं, लेकिन प्रश्लिष्ट योगात्मक में और ज़्यादा उनका अलग कर पाना बिल्कुल ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम पता ही नहीं कर सकते कि इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है करके, तो वो थोड़ा प्रश्लिष्ट योगात्मक हो जाता है, और श्लिष्ट योगात्मक में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप अलग कर सकते हो उनको। और अश्लिष्ट योगात्मक का मतलब है जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय तिल तंडुल की तरह होते हैं, मतलब दिखते हैं, प्रकृति भी आपको दिख जाएगा, प्रत्यय भी आपको, जैसे नत्वा अगर मैं बोलूँ तो त्वा प्रत्यय भी आपको दिख रहा है और नम धातु इसमें है ही, तो नत्वा है ना, खादित्वा, पठित्वा। तो यहाँ पर अश्लिष्ट युगात्मक मतलब प्रकृति और प्रत्यय आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि दोनों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, तिल तंडुल की तरह। तिल और चावल को आपस में मिलाओगे तो तिल भी दिखेंगे आपको, चावल भी दिखेंगे।
फिर है रचना मूलक वाक्य। एक तरह से रचना का मूलक में 3 भेद इसके हो सकते हैं, एक है सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सामान्य वाक्य का मतलब जिनका प्रयोग हम आजकल नॉर्मल डेली यूजेज में हम करते हैं। मैं लिख रहा हूँ, यह एक सामान्य वाक्य है। मैं खा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, सामान्य वाक्य है। मिश्र वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आधारित सभी उपवाक्य होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, जैसे वो श्लोक है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन है, ठीक है, जिसके पास पैसा है वह धनी है। अब जिसके पास पैसा है यह मुख्य वाक्य हो गया, इस पर ही आधारित सभी वाक्य होंगे। जिसके पास पैसा है वह धनी है, जिसके पास पैसा है वह कुलीन है, जिसके पास पैसा है वही विद्वान है, जिसके पास पैसा है वही सुंदर है ना, सपंडित है, सश्रुतवान, जिसके पास पैसा है वही सुनने लायक है, उसी को सुनना चाहिए, सगुणज्ञ है, वही गुणों की खान है। और इस तरह से एक प्रधान वाक्य और उस पर आधारित सभी वाक्य उपवाक्य जो होंगे वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रधान वाक्य होते हैं। जब मैं कॉलेज गया तो शिक्षक वहाँ पर पढ़ा रहे थे, ठीक है, 2 वाक्य आ जाएंगे। या जब मैं गुरुजी से मिलने गया तो गुरुजी स्नान करने गए हुए थे, 2 वाक्य हैं इसमें, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य 2 प्रधान वाक्य जिसमें होंगे, और इनसे और है, तथा है, इनसे वो 2 वाक्य जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। अब तीसरा भेद हम कर सकते हैं अर्थमूलक, अर्थ के आधार पर। अब ये भी बहुत सामान्य है, ठीक है। जैसे कि विधि वाक्य। विधि वाक्य का मतलब जो सामान्य वाक्य होता है, असल में जो यहाँ पर सामान्य वाक्य है वही विधि वाक्य है, जिसमें विधान करना होता है, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, ये एक विधि वाक्य एक तरह से, ठीक है। या आप खाओ, नहीं, मैं खा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, ये सब जो सामान्य वाक्य है वो विधि वाक्य है। एक वाक्य को हम ले लेते हैं, सभी को उसी में घटाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये एक नहीं, आप पढ़ते हो या वह पढ़ता है, कोई भी वाक्य ले लीजिए। आप पढ़ते हो, यह एक विधि वाक्य है। निषेध वाक्य क्या हो जाएगा? आप नहीं पढ़ते हो। प्रश्न वाक्य, क्या आप पढ़ते हो? इच्छार्थक, क्या आप पढ़ना चाहते हो? नहीं, आप पढ़ना चाहते हो, ये इच्छार्थक हो जाएगा एक तरह से। या मैं पढ़ना चाहता हूँ। संदेहात्मक, संदेहात्मक का मतलब क्या तुम पढ़ रहे होंगे, है ना, इस तरह से। तो संदेह, क्या वह पढ़ रहा होगा या वह पढ़ रहा होगा, इस तरह से संदेहात्मक। संकेतार्थक, तुम पढ़ो, संकेत देकर। विस्मयार्थक, अरे तुम पढ़ रहे हो, अरे तुम पढ़ने लगे, ये विस्मयार्थक, विस्मय होना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग अर्थ के आधार पर अलग अलग वाक्य के प्रकार की, हम स्ट्रेस कहाँ पर देते हैं, पिच कहाँ पर होता है, तो उस हिसाब से जब अर्थ बदल जाया करता है तो उसी वो भी एक वाक्य का एक प्रकार बन जाता है। क्रियापरक वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्रियायुक्त और क्रिया से विहीन। क्रिया से युक्त जब वाक्य होगा तो 3 भागों में उसको बांट सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्ता प्रधान होगा कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्म प्रधान होगा वह कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी वह भाववाच्य होगा। जहाँ पर भाव का मतलब क्रिया, भाव प्रधानम आख्यातम, जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी वो भाववाच्य हो जाएगा। क्रिया से विहीन वाक्य में हम और कई इसके भेद कर सकते हैं, जैसे मुहावरे हैं, मुहावरों में क्रिया नहीं होती, ठीक है। ईद का चाँद, अब क्या है इसमें क्रिया, लेकिन यह एक वाक्य क्रिया से विहीन क्रिया वाक्य कहलाया जाएगा। विज्ञापन जैसे होते हैं, 2 दिन में पैसा डबल विज्ञापन है, तो विज्ञापन भी एक क्रिया से हीन वाक्य है लेकिन वाक्य है। आतंक या भय या विस्मय के समान जब हम प्रयोग करते हैं, जैसे आग बोला किसी ने, आग आग आग, तो वहाँ पर ये भय के कारण, विस्मय के कारण, इस तरह से जो वाक्य हमारे मुंह से शब्द से निकल जाते हैं वो भी वाक्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो क्रियाहीन क्रियामूलक वाक्य होते हैं। शैली मूलक वाक्य होते हैं कुछ, इसमें शिथिल वाक्य हैं, समीकृत वाक्य हैं, आवर्तक वाक्य हैं। आवर्तक वाक्य का मतलब जैसे यदि बादल आएंगे तो बारिश होगी, इस तरह के वाक्य, ठीक है। तो वाक्यों के प्रकार को हम इतने प्रकार से बांट सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही सरल है और बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक नहीं लेना है। वाक्य का लक्षण और भेद, इस टॉपिक को आज हमने समाप्त किया, अच्छी तरह से इसको पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।